हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है कंपनीज फाइनल अकाउंट। इसके अंदर हम कवर करने वाले बैलेंस शीट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट और कुछ नए सम्स। ये जो टॉपिक है ये टीवाई बीकॉम, टीवाई बैफ, टीवाई बीबीआई के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मेट सबके लिए सेम रहेगा। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा सा लेक्चर रहेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ने वाले। ये जो फॉर्मेट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के हिसाब से है। पहले कुछ और फॉर्मेट होता था वर्टिकल, इसे थोड़ा चेंज किया गया और वर्टिकल को और थोड़ा चेंज कर दिया। कुछ दिख रहा रहेगा ऐसा कुछ फॉर्मेट है। बहुत सारी चीजें मैंने कट शॉर्ट कर दिया इसके अंदर, जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट नहीं है उसे मैंने निकाल दिया क्योंकि वो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इक्विटीज लायबिलिटीज के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती है। सेकंड नंबर पे और कुछ आता है। इधर मैंने 3 ही लिखा है, अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो 4 दिखेगा। कुछ चीजें इसके अंदर जो मेरे को ऐसा लग रहा है इंपॉर्टेंट है उसे भी मैं कट शॉर्ट कर दूंगा जिधर मैंने कुछ लिखा नहीं है। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा टू मेमोराइज दिस थिंग क्योंकि इसको मेमोरी में रखना ही डिफिकल्ट है। और मेमोरी में रखने के लिए अगर कुछ अपने से रिलेटेड हो जाता है तो ध्यान में रहता है। जैसे प्यार का पंचनामा होता है तो मजा आता है। नहीं, ये बाजू देख मत, आज नहीं है कोई, सीधा देख। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इन द प्रीवियस ईयर जब ये फॉर्मेट नहीं था उसके पहले सिंपल सा फॉर्मेट था वर्टिकल फॉर्मेट में कि पैसा बिजनेस में आएगा 2 जगह से और जाएगा 3 जगह पे। ये बेसिक है, ये अभी के लिए नहीं, पहले ऐसा ही था कि पैसा आएगा 2 जगह से जिसे कहते थे सोर्सेज ऑफ फंड और जाएगा 3 जगह पे एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये सेम फॉर्मेट एसवाई बीकॉम को है अभी भी। एसवाई बीकॉम मतलब जो कर रहे हैं उनके लिए यही सेम फॉर्मेट है, वर्टिकल फॉर्मेट है। पैसा आएगा 2 जगह से, जाएगा 3 जगह पे। जो आता है उसे कहते हैं सोर्सेज ऑफ फंड और जो जाता है उसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब लायबिलिटीज, एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब असेट। हमारे लिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा ही था भाई। हमने इधर लायबिलिटीज देखा है, इधर असेट्स देखा है। बेसिक यही देखा था आपने। लायबिलिटीज अपने को मालूम था शेयर कैपिटल होता है, बोरोड फंड होता है, डिबेंचर्स होता है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ये सारी चीजें होती थी। असेट्स में फिक्स असेट्स है, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, बिल रिसीवेबल, कैश, ये सब आपको सब पता ही है बराबर। लेकिन अब इसे था हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कहा गया, हम इसे बनाने वाले हैं वर्टिकल फॉर्मेट। वर्टिकल फॉर्मेट करने के लिए लायबिलिटीज और असेट नहीं लिखा जाएगा, इसे नाम चेंज कर दिया गया। लायबिलिटीज को नाम दे दिया गया है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। मतलब ये 1 2 3 जो दिख रहा है ये आपका पूरा लायबिलिटीज है एंड असेट का नाम असेट ही है। लायबिलिटीज का नाम है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज और असेट का नाम है असेट। ये वर्टिकल फॉर्मेट में आ गया। ये टी फॉर्मेट में था, ये वर्टिकल फॉर्मेट में। समझ में आया क्या? क्लियर है? इसके अंदर मुझे दिख रहा है शेयर होल्डर्स फंड, फिर दिख रहा है नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर दिख रहा है करंट लायबिलिटीज। और भी हेडिंग्स है बट आपके लिए इतना याद रखना है। शेयर होल्डर, इक्विटी मतलब मालिक, मालिक का पैसे को हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर फंड। एंड लायबिलिटीज में 2 टाइप के लायबिलिटीज, असेट में भी 2 टाइप के असेट, दोनों को साथ में करना है। असेट और लायबिलिटीज में 2 टाइप है, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट असेट, करंट असेट। सिंपल, हेडिंग याद हो जाएगा, हाँ या नहीं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, तो पहला हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। लायबिलिटीज में 2, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। सिंपल। असेट में भी 2, नॉन करंट असेट, करंट असेट, नॉन करंट असेट, करंट असेट। समझ में आया क्या? क्लियर है यहां तक? पक्का क्लियर? 100%। तो हेड आई होप सबको याद है। नहीं भी याद है तो भी देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन जिस विल मेक यू रिमेंबर द थिंग्स। शेयर होल्डर फंड का मतलब मालिक का पैसा। मालिक का पैसा मतलब जो बिजनेस में उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, जिसके अंदर आता है पहला शेयर कैपिटल,
और दूसरा जो उसने कमाया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। हो गया शेयर होल्डर फंड। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट का मतलब, करंट का मतलब होता है वो लायबिलिटीज जो एक साल के अंदर पे करना होता है। ऐसा पैसा जो मुझे एक साल के अंदर पे करना, उसे करंट कहते हैं। लेकिन वो एक साल से ज्यादा पेमेंट का टाइम मिल रहा है, उसे हम नॉन करंट कह देंगे। जैसे लॉन्ग टर्म्स बोल सकते हैं आप। तो नॉन करंट लायबिलिटीज सबसे पहला चीज जो आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब पैसा लिया हुआ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, कोई टैक्स की जो लायबिलिटीज है जो एक साल से ज्यादा चल गया है आपको पे करने का, उसे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कहा गया है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब ये सीक्वेंस जो है इसी सीक्वेंस में ही लिखना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यही सीक्वेंस में। अगर फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है तो ये ऊपर आ जाएगा भाई, ये नहीं, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये नहीं, खाली लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो वो आ जाएगा। सीक्वेंस विल बी द सेम। समझ में आया? हाँ जी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर हमको याद नहीं होएगा, लेक्चर के एंड तक याद हो जाएगा। अभी खाली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, याद करने का ट्रिक भी दे दूंगा। क्लियर है क्या? चलिए बढ़ेंगे आगे। करंट लायबिलिटीज मतलब वो लायबिलिटीज जो एक साल के अंदर पे करना है, जिसमें सबसे पहला इधर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था, इधर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आएगा, डिफर्ड टैक्स नहीं आएगा। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है तो यहाँ पे ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। डिफर्ड के जगह पे यहाँ पे आया टैक्स पेबल। एंड द लास्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सेम चीज हो गया। समझ में आया? क्लियर है? टीवाई बीबीआई को भी इंपॉर्टेंट है, टीवाई बैफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। टीवाई बैफ के अंदर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक ऑफ शेयर, उसका जो टॉपिक है जो मैंने करवाया उसके अंदर बैलेंस शीट इसी फॉर्मेट में बनने वाला है। मैंने लेक्चर्स में लास्ट टाइम भी कहा था कि भाई बायबैक करवा रहा हूं मैं, आपको इंटरनल करवा रहा हूं, उसके अंदर जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, पहले अपन ये कंप्लीट करेंगे एंड देन वो भी अपन सॉल्व करने वाले। ठीक है क्या? तो टॉपिक आर नॉट पेंडिंग। मैंने उस टाइम पे क्लियरली मेंशन किया था कि वर्टिकल फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा और उसके बाद उसको अपन सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए बढ़ेंगे आगे, असेट की तरफ जाएंगे। असेट्स के अंदर सबसे पहला दो ही चीजें, नॉन करंट एंड करंट, दोनों का सिस्टम सेम ही रहने वाला है और यहाँ पे कुछ नए नए चीजें आने वाली। जैसे नॉन करंट के अंदर सबसे पहले आ रहा है फिक्स असेट। करंट मतलब एक साल के अंदर, नॉन करंट एक साल से ज्यादा, तो इसमें सबसे पहला है फिक्स असेट। फिक्स असेट में दो टाइप होता है, टैंजिबल, इनटैंजिबल। टैंजिबल, इनटैंजिबल। टैंजिबल, व्हाट इज टैंजिबल असेट्स? जैसे देख सकते हैं, इनटैंजिबल नहीं देख सकते फिर भी असेट है, जैसे कि गुडविल। क्या बात है, वेरी गुड। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में दो टाइप के होते हैं, एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग हो गया मतलब नॉन करंट हो गया, शॉर्ट हो गया मतलब करंट हो गया। बात समझ में आएगा? क्लियर? तो यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स नॉट इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा है खाली, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर आ गया लायबिलिटीज आ गया तो असेट में आने की जरूरत तो नहीं रहेगी। ठीक है क्या? खाली फॉर्मेट है इसलिए लिख के रखा है। लॉन्ग टर्म्स, लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट्स। ओके, करंट असेट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीक्वेंस तो फॉलो ही करना है आपको। करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। समझ में आया क्या? इन्वेंटरीज बोले तो स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट। सर याद नहीं हो रहा है, समझ तो गया है कि हेडिंग क्या है वो समझ गया है, लेकिन अंदर का मसाला जो एक बार अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें, ये जो ABCDEFGHIJK, यहाँ पे लोग नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5, नंबर्स लिखने वाले, नंबर्स लिखो, अल्फाबेट लिखो, शेड्यूल नंबर है ये, इसे नोट्स टू अकाउंट्स कहते हैं। नोट्स टू अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो फॉर्मेट हो गया, आंसर हो गया, बट इसके अंदर जो अमाउंट आने वाला है उसके लिए हमको शेयर कैपिटल का एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म का एक शेड्यूल, इन सब का एक शेड्यूल बनेगा पर्टिकुलर रुपीस करके। उसके अंदर हमको इसका अमाउंट भरना है और एक एक अमाउंट लाके इधर भरना है। मतलब वो वर्किंग नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो सॉल्व करोगे तो इसको मार्क्स है, वो सॉल्व नहीं किया डायरेक्ट इधर आके लिख दिया तो मार्क्स नहीं है। तो नोट्स टू अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज नॉट वर्किंग, इट इज फेयर। समझा?
इसलिए मैंने यहाँ पे ABCD लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। जैसा, हाँ बोलिए, जैसा ये फॉर्मेट में बैलेंस शीट का करवा रहा हूं वैसा ही फॉर्मेट अपने को प्रॉफिट एंड लॉस करना है और फाइनल अकाउंट फिर इसके ऊपर सॉल्व करना है। समझ में आया क्या? एक एक लेक्चर के अंदर अपन थोड़ा थोड़ा के प्रशांत करेंगे ताकि अपने दिमाग में थोड़ी थोड़ी चीजें बैठ जाएगी तो लेटर ऑन बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, अब इसे बायट करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बोल रहा हूं, वो स्टोरी को ध्यान में रखना तो आपका जो बायट है वो इजी हो जाएगा। स्टोरी है शाहरुख खान की। तुमको नहीं पसंद, मेरे को पसंद है, मैं बोलूंगा। स्टोरी है शाहरुख खान की, ये पहला चीज है आपका। स्टोरी शाहरुख खान की। SSRK, S stands for shareholders fund, S stands for shareholder fund, फिर S stands for share capital, R stands for reserves and surplus। स्टोरी शाहरुख खान की, SRK। समझ में आया? SSRK, के साइलेंट है वो आपको समझाने की, ठीक है। स्टोरी शाहरुख खान की, SSRK। S stands for shareholder fund, S stands for share capital, R stands for reserves and surplus, K is silent। समझ में आया? क्लियर है? अब शाहरुख खान आया मुंबई में, दिल्ली से इधर आया कि इसको भी कुछ करियर बनाने का था, बराबर। अब जब ये आया तो भाई क्या डायरेक्ट पिक्चर में गया रहेगा क्या? इसने बहुत सारा स्ट्रगल किया रहेगा, है नहीं? ऐसे एक दिन जा रहा था देखा कि एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, ठीक है। और उस ऑर्केस्ट्रा में ना एक बंदे मिसिंग है, ढोल बजाने वाला। क्या? ढोल बजाने वाला मिसिंग है। ये गया, इसने क्या किया? ढोल परचेज किया। किसने? शाहरुख खान ने ढोल परचेज किया। शाहरुख खान ने ढोल परचेज किया। शाहरुख खान ने ढोल परचेज किया। शाहरुख खान ने सबर अली कराएगा, बायट करवाएगा, क्यों टेंशन ले रहे? स्टोरी शाहरुख खान की। शाहरुख खान आया, उसने ली ढोल, DHOL, ढोल, जिसमें नी मतलब N stands for non current liabilities, L stands for long term borrowings, L समझ में आया? D for deferred tax liabilities, O for other long term liabilities, L for long term provision। याद रहेगा? याद रहेगा? वापस स्टोरी शाहरुख खान की। शाहरुख खान ने ली ढोल, ली ढोल। समझ में आया क्या? शाहरुख खान ने ली ढोल, क्यों? ऑर्केस्ट्रा में बजाने के लिए, ढोल बजाने के लिए, और कुछ नहीं बेटा। तुम लोग ना, अंजलि फिर भी तू इधर देख रही है आज? अच्छा ठीक है भैया। आयुष यहां तक क्लियर है? पूर्वा ली डोल, N for non current liabilities, L for long term borrowing, D for deferred tax liability, O for other current liabilities, O for other long term liabilities, L for long term provision, यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर है? शाहरुख खान आया मुंबई में, ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, उसने ले ली ढोल और वो ढोल लेके चला गया बजाने के लिए। कहां पे चला गया? तो बजाने के लिए गया वो CST में। कहा गया वो? CST में। C current liabilities, S for short term borrowing, T for trade, क्लियर है?
अब ये जो बजा रहा था वो कहाँ बजा रहा था? ऑर्केस्ट्रा शो में। कहाँ बजा रहा था? ऑर्केस्ट्रा शो में। कहाँ बजा रहा था? ऑर्केस्ट्रा शो में। समझ में आया क्या? पक्का याद रहेगा? यहां तक क्लियर है सबको? पक्का? वापस एक बार इसके भी हुए लेकिन दिमाग नहीं है। वापस एक बार, चलो चलो ठीक है। वापस स्टोरी एसआरके की, जिसने ली ढोल बजाने चला गया सीएसटी में। कहा? ऑर्केस्ट्रा शो में। सीएसटी ऑर्केस्ट्रा शो, सीएसटी ऑर्केस्ट्रा शो, सीएसटी ऑर्केस्ट्रा शो। याद रहेगा क्या? C for current liabilities, C for current liabilities, C for current liabilities, S for short term borrowing, S for short term borrowing, S for short term borrowing, T for trade payable, T for trade payable, T for trade payable, O for other current liabilities, O for other current liabilities, S for short term provision, S for short term provision. I hope यहाँ तक सबको क्लियर है? पक्का याद रहेगा? 100% याद रहेगा? अभी तो कोई टर्म मिस नहीं होएगा? पक्का? तो एसेट की तरफ जाया जाए। हुआ यहां तक ये कि शाहरुख खान आया मुंबई में, काम ढूंढ रहा था, उसने ढोल लिया, ऑर्केस्ट्रा में गया और सीएसटी में बजाने लग गया। हाँ बाबा, सीएसटी में गया ऑर्केस्ट्रा शो करने। बस जज्बात नहीं समझना, इनको वर्ड्स पकड़ना है। यहां तक क्लियर? पक्का? अब ये जब ढोल बजा रहा था, इसे लगा यार मजा नहीं आ रहा है, फिर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसे अब वो ठीक नहीं लग रहा था। इसने बोला शाहरुख खान को, क्या लगा भाई? मजा नहीं आ रहा है। इसका मतलब अब हम आ जाएंगे असेट की तरफ, ठीक है? असेट, अरे पूर्वा सुनो को रे, कभी कभी ऐसा बनाना पड़ता है। फिर उसे ये जो कर रहा था वो ठीक नहीं लगा। अब ये फिर क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान देना। ठीक नहीं लगा। बता। फिर मतलब फिक्स असेट, ठीक उसके साथ इसलिए टैंजिबल इंटैंजिबल, टैंजिबल इंटैंजिबल, टैंजिबल इंटैंजिबल। फिर ठीक नहीं, एन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं था, डिफर्ड, गायब कर दिया मैंने उसे। लगा, एल फॉर लगा, एल फॉर लगा मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्या ठीक नहीं लगा? ये जो शो कर रहा था ऑर्केस्ट्रा शो। क्या ठीक नहीं लगा? ऑर्केस्ट्रा शो। क्या ठीक नहीं लगा? ऑर्केस्ट्रा शो। समझ में आया क्या? फिर से एक बार, फिर ठीक नहीं लगा ऑर्केस्ट्रा शो, फिर ठीक नहीं लगा ऑर्केस्ट्रा शो, फिर ठीक नहीं लगा ऑर्केस्ट्रा शो। F for fixed asset, F for fixed asset, F for fixed asset। ठीक के अंदर टैंजिबल इंटैंजिबल, टैंजिबल इंटैंजिबल, टैंजिबल इंटैंजिबल। समझ में आया क्या? N for नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। समझ में आया क्या? L for लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। क्लियर है? And the last one, other non-current asset, other non-current asset, other non-current asset। यहां तक समझ में आया? अब ये बंदा उदास है कि यार ऑर्केस्ट्रा बजा रहा हूं, कुछ करियर नहीं है, तो इसने अपना करियर किसके तरफ मोड़ लिया? है सिनेमा की तरफ ना, एक्टर बनने चला गया ना अभी तो। ठीक है, क्या रहेगा ये? क्या रहेगा? CITCSO।
बोलो, कुछ तो गेस करो, कुछ तो रहेगा। इधर लास्ट का बता दिया, स्टार का ऑप्शन ढूंढने चला गया है वो। CITC क्या रहेगा? चल चल चल, निकल निकल निकल, अभी तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। ये आई से एक कैसे आया तेरा? एक और लिखो। क्या लिखू? एक और, एक और क्या लिखो? कुछ लिखो। आई का ही तो पूछ रहा हूं, क्या है? दीदी हाथ में। नहीं बताइए। चल इधर चले निकले। इधर 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 तक क्या रहेगा? चल इधर, तकदीर सिनेमा में स्टार ऑप्शन, ये क्या लगाया तुम लोग ने? सी नहीं जमा ना, तू जमा ना फिर, इसके तो आई रोक दिया तेरे लिए। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बाहर आएंगे ना तो आई समझेगा। अंजलि बोलो, चला इमेज इंदौर। अरे बताओ जल्दी, लास्ट है। कंटेंट तो चाहिए बेटा, बिना कंटेंट के मजा नहीं आता है। लोग बोलते कि बैलेंस शीट पढ़ाते नहीं, तो अपन पढ़ा रहे ना यार, कंटेंट तो दे रहे। क्या बेन चला क्या भाई? इसने अपना तकदीर ऐसा सोचा है कि भाई मुझे सिनेमा में जाना है और बहुत बड़ा स्टार बनना है, तो स्टार का ऑप्शन ढूंढने के लिए वो चला गया है। तो चला इंडिया, इंडिया में ही है वो। तकदीर सिनेमा में स्टार का ऑप्शन ढूंढने के लिए, तो आई से क्या रहेगा? चला कौन से इंडस्ट्री में? फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा आ गया ना यहाँ पे। आई से कुछ तो ऐसा है जो अपने फ्यूचर से कनेक्ट होता है। आई स्ट्रगल, तुम लोग मतलब एक एक वर्ड ऐड नहीं कर पा रहे हो। मैं तो कितना ऐड करके इतना सब इधर लेके आ गया। आई से क्या करेंगे अपन? आई फॉर चला, आई फॉर आई मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ मतलब शाहरुख खान खुद, आई चला खुद, आई मतलब मी यहां पे लिखना है, यहां पे और कुछ नहीं लिखना है। दिमाग चला रहे तुम लोग। चला, आई मीन्स वो खुद चला तकदीर सिनेमा स्टार ऑप्शन ढूंढने के लिए। तुम लोग बेचारे कितना कुछ सोच लिए ना। आई मीन्स मी मतलब शाहरुख खान खुद चला तकदीर सिनेमा स्टार ऑप्शन के लिए। समझ में आया? चला, आई मीन्स खुद, यहाँ पे आई को कोई नेम नहीं है, चला खुद तकदीर सिनेमा स्टार ऑप्शन के लिए। समझ में आया? क्लियर? तो यहाँ पे शाहरुख खान की स्टोरी ऐसी थी कि वो आया, ढोल लिया, CST में ऑर्केस्ट्रा शो किया, फिर उसे ठीक नहीं लगा, ये ले बेटा, हाँ ठीक है। तो SRK आया मुंबई में, उसने लिया ढोल, गया CST में ऑर्केस्ट्रा शो करने, फिर उसे ठीक नहीं लगा, चला खुद का तकदीर सिनेमा स्टार ऑप्शन के लिए। समझ में आया? हाँ जी, याद रहेगा सबको। तो चला का C स्टैंड्स फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, I फॉर इन्वेंटरी, I फॉर इन्वेंटरी, I फॉर इन्वेंटरी, C फॉर करंट असेट, C फॉर करंट असेट, सॉरी इन्वेस्टमेंट बाद में करंट असेट है, C फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, C फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, I फॉर इन्वेंटरी, I फॉर इन्वेंटरी,
T for trade receivable. T for trade receivable. C for cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent. S for short term loans and advance. O for other. वैसे एक मेरा सब्सक्राइबर है, उसने मुझे आप लोग के लिए कमेंट दिया कि सर आप अंजलि, फिर चैताली, फिर केशव, इन सब का नाम लेते, मेरा भी कभी नाम ले लो। तो शाकिब, तुम्हारा भी नाम मैं ले रहा हूँ कि मैं तुमको भी पढ़ा रहा हूँ। वो जो देख रहा है बोलता है सर मेरे को भी जरा फेमस करो, आप सबको फेमस करते हैं। शाकिब उधर देख रहा है और आप लोग इधर हो। चैताली, ठीक है, तुम्हारा भी नाम आया था तो मैं जरा आपको बोल दूं। आयुष, यू आर ऑल्सो क्वाइट फेमस ऑन द चैनल। कि वो कुछ बोलता नहीं है सर, स्टूडेंट को कैसे मालूम पड़ जाता है, आई डोंट नो, बट दे नो वेरी वेल। तो ऑल माय सब्सक्राइबर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। वी हैव रीच 7017K, थैंक यू सो मच। यस आयुष, थैंक यू सो मच। एंड ये आज का लेक्चर इधर ही वाइंड अप करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन कुछ अच्छा पढ़ेंगे। द कीवर्ड वाज SSRK, स्टोरी शाहरुख खान की। उसने क्या किया, नी डोल CST ऑर्केस्ट्रा शो, फिर ठीक नहीं लगा ऑर्केस्ट्रा, चला खुद तकदीर सिनेमा स्टार ऑप्शन के लिए। समझ में आया क्या? पक्का याद रहेगा ये कीवर्ड, सिर्फ और सिर्फ आपको याद करने के लिए, आपको याद हो तो ठीक, नहीं तो जैसे डायरेक्ट पढ़ सकते हो डायरेक्ट पढ़ो, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।